गुजर जाते हैं जो मुकाम अकेले पुरुष की तन्हाइयां। मानसी के जाने के बाद रजनीश मानो सदमे में चला गया था। दुख दर्द और समस्याओं के आने से जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा जाता। उसने बहनों की शादी की, विधवा माँ का बराबर ध्यान रखा, पर उनके कहने पर भी दोबारा शादी नहीं की क्योंकि वह दोबारा धोखा नहीं खाना चाहता था। ये 50 बरस की उम्र भी बड़ी अजीब होती है। न तो व्यक्ति ठीक से जवान रह पाता है और न बूढ़ों में ही गिनती होती है। आज रजनीश ने अपना 50वां जन्मदिन का केक काटा है। केक शुगर फ्री था क्योंकि रजनीश को डायबिटीज है। केक को खाने वाला वो और उसका इकलौता दोस्त डॉक्टर नवीन ही तो है, इसलिए उसने केक को शुगर फ्री बनवाया। पिछले 10 वर्षों से अकेला है रजनीश, फिर भी वह अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना नहीं भूलता। रजनीश केक काटकर उसका एक टुकड़ा खाने के बाद बाकी का केक फ्रिज में रखकर नीचे उतर आया। आगे के मोड़ से मुड़कर वह पार्क में आ गया और पार्क के अंदर उगाई हुई घास में टहलने लगा। उसकी नजर वहां घूम रहे युवाओं व बच्चों पर पड़ी। वे सभी लोग अपनी गर्दन झुकाए अपने मोबाइलों में व्यस्त थे। सब लोग कहते हैं कि मोबाइल ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, पर फिर भी सब लोग मोबाइल में ही मस्त और व्यस्त हैं। उसकी बुदबुदाहट में क्रोध और हताशा का मिश्रण था। लगभग रोज ही रजनीश इस पार्क में आता है। कुछ और लोग भी आते हैं और पार्क में आने वाले लोगों में बिना एक दूसरे से बोले ही एक आपसी जान पहचान भी पनप जाती है। यदि उन लोगों में से कोई कुछ दिन न दिखाई दे तो मन खुद ही उस व्यक्ति को याद कर उठता है। रजनीश को भी 70 साल की उन अम्मा की याद आई जो अपनी 20 साल की पोती के साथ पार्क में आकर बेंच पर बैठती हैं और उनके बैठते ही उनकी पोती उन्हें अपने साथ लाया हुआ एक रेडियो दे देती जिसे वे अपने कान से सटा लेती हैं। फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में कोई नई रोशनी सी जाग जाती है जो उनके गालों से होते हुए उनके होठों पर मुस्कुराहट बनकर थिरक जाती है। और फिर जैसे उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता। शायद वे कोई फिल्मी गीत या गीतों वाला कोई प्रोग्राम सुन रही होंगी, पर अब रेडियो पर भला कितने ऐसे प्रोग्राम आते होंगे जो लोगों का तनाव दूर कर दे और उन्हें मुस्कुराने पर विवश कर दे। इस बात का तो रजनीश को भी नहीं पता, भले ही रजनीश और रेडियो का पुराना नाता है। ये नाता तब शुरू हुआ था जब अपनी बीए की पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने अपना फर्स्ट टास्क लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र में दिया था और उसकी गहराई हुई आवाज और उसके भारीपन व साफ उच्चारण के कारण उसे उद्घोषक की नौकरी मिल गई थी। हालांकि अभी उसे स्थायी तौर पर नियुक्ति पत्र नहीं मिला था। एक तरह से उसकी नौकरी संविदा पर ही थी, लेकिन सैलरी ठीक ठाक थी। और फिर समाज में तो आकाशवाणी में जॉब करने वाले व्यक्ति को बड़ी अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए रजनीश संतुष्ट था। रजनीश ने अपनी आवाज, अद्भुत प्रतिभा और कल्पनाशीलता भरे प्रोग्राम्स के जरिए जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली। यह उसकी कल्पनाशीलता ही थी कि रजनीश ने अपने श्रोताओं के लिए मुझसे बातें करोगे नामक एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें रेडियो सुनने वाले लोग आकाशवाणी के बताए गए फोन नंबर पर डायरेक्ट फोन करके रेडियो उद्घोषक यानी रजनीश से बातें शेयर कर सकते थे। इस दौरान रजनीश और श्रोताओं के बीच बहुत सी चुटकीली बातें होती तो कहीं कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी बताते और ये सब ऑन एयर चल रहा होता। स्पष्ट है कि इस प्रोग्राम में रजनीश को अपनी वाक्पटुता द्वारा कार्यक्रम के संचालन में रुचि बनाए रखनी होती थी। रजनीश बहुत ही सुंदरता के साथ अपनी आवाज का जादू जगाता और लोगों के साथ बहुत आत्मीयता से जुड़ता। साथ ही श्रोताओं की पसंद के गीतों को भी बजाया जाता। आकाशवाणी की कम होती लोकप्रियता एक बार फिर से बढ़ने लगी थी और लोग अपनी कार व दुकानों पर रेडियो सुनने लगे थे। उन सब का पसंदीदा उद्घोषक था रजनीश। मुझसे बातें करोगे नामक प्रोग्राम में मानसी नाम की एक लड़की का फोन कई बार आता और वह रजनीश से बड़े ही खुलेपन व खुलेमन से बात करती थी। उसका बिंदास होना मानसी को और लड़कियों से अलग बनाता था, तभी तो रजनीश भी उसकी हेलो सुनकर ही बिंदास मानसी को पहचान जाता और बिंदास होना शायद उसकी चरित्रगत विशेषता थी। तभी तो ऑन एयर उसने रजनीश से कहा था कि उसकी आवाज से मानसी को प्यार हो गया है और वह ऐसी ही मखमली आवाज वाले व्यक्ति से शादी करना चाहेगी। उस दिन तो गजब ही हो गया जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद मानसी रजनीश से मिलने के लिए आकाशवाणी भवन के बाहर पहुंच गई थी। रजनीश को बातों बातों में हजरतगंज चलकर कॉफी पीने के लिए मना भी लिया।
मानसी की हाजिर जवाबी व बात बात पर उन्मुक्त होकर हंसना रजनीश को भी अच्छा लगा। बातें बढ़ी तो मुलाकातों के दौर भी बढ़ गए। कॉफी से बात शुरू हुई थी तो अब इनका संबंध टॉकीज में जाकर एक दूसरे का हाथ थामकर रोमांटिक मूवी देखने तक पहुंच गया था। हालांकि रजनीश को अपने व्यस्त शेड्यूल से घूमने फिरने का समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता था, पर मानसी के प्यार में इतनी गर्मजोशी थी कि उसे ये सब करना पड़ता था। प्रेम भरे दिन तेजी से बीतते हैं और दिन बीतने के साथ वह दिन भी आ गया जब मानसी ने खुद ही रजनीश के सामने उन दोनों की शादी का प्रस्ताव रख दिया। प्यार व्यार तो ठीक है, पर शादी करना जरा पेचीदा मामला है, और फिर तुम मेरे परिवार के बारे में जानती ही क्या हो। रजनीश का लहजा थोड़ा तल्ख हो चला था, पर उसके इस सवाल के जवाब में जो मानसी ने कहा उसे सुनकर रजनीश की सारी कठोरता जाती रही। सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में, यही न कि तुम एक सामान्य परिवार से हो और तुम पर विधवा माँ और 2 कुंवारी बहनों की जिम्मेदारी है। मानसी की आवाज में प्यार भरी बेचैनी साफ झलक रही थी। रजनीश ने अपने निम्न मध्यवर्गीय होने से लेकर अपनी हर जिम्मेदारी के बारे में मानसी को बता दिया था, पर मानसी का रजनीश के लिए प्रेम किसी उफनते सागर की लहरों की तरह उमड़ रहा था। मानसी ने रजनीश की माँ और उसकी बहनों से मुलाकात की और अपने व रजनीश के प्रेम के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। रजनीश के घर वालों को मानसी का ये खुला और जल्दबाजी भरा व्यवहार थोड़ा अजीब तो लगा, पर इसमें भी एक अपनापन लग रहा था। मानसी का रजनीश के घर वालों के साथ भी अच्छा संबंध बन गया था। शादी तो करनी ही है, अच्छा होगा कि तू उस लड़की से शादी कर जो तू से प्रेम करती है। हालांकि अभी रजनीश को शादी करने की जल्दी नहीं थी, फिर भी मानसी की तरफ से लगातार मनोहार किए जाने के कारण मां ने भी हरी झंडी दे दी थी और रजनीश व मानसी शादी के बंधन में बंध गए थे। 1 साल तक तो मानसी ने किसी कुशल बहू की तरह सबका ध्यान रखा और शादी का दूसरा साल लगते लगते वह एक बेटी की मां बन गई। घर में खुशियों का माहौल था। कुछ महीनों बाद मानसी की रेलवे परीक्षा का परिणाम आया और उसकी भर्ती रेलवे सीतापुर में क्लर्क के पद पर हो गई। मानसी अपनी नौकरी को लेकर बहुत उत्साहित थी। रजनीश ने सीतापुर जाकर उसकी जमीन से लेकर उसके रहने का प्रबंध करवा दिया और छोटी बच्ची का ध्यान रखने के लिए अपनी छोटी बहन को उसके साथ भेज दिया। हर सप्ताहांत में रजनीश मानसी के पास 150 किलोमीटर का सफर तय करके आता और मानसी के साथ समय बिताता, लेकिन उसका जीवन जैसे 2 जगह बंट गया था। इसलिए मानसी ने अपना ट्रांसफर लखनऊ कराने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। इतनी जल्दी ट्रांसफर होना कठिन था, पर इस काम में मानसी की सहायता उसके एक सीनियर अधिकारी तेज वर्मा ने की, जो मानसी से उम्र में 3-4 साल बड़े थे। मानसी बच्ची को लेकर वापस लखनऊ शिफ्ट तो हो गई, पर पिछले कुछ दिनों से मानसी से मिलने पर रजनीश को मानसी में बदलाव दिखा। उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया था, जो चिड़चिड़ेपन और पारिवारिक मनमुटाव के रूप में बाहर आ रहा था। रजनीश ने कारण जानना चाहा तो मानसी ने सच बता दिया कि सीतापुर में पोस्टिंग के दौरान मानसी और तेज वर्मा के बीच प्रेम पनप गया है और उसे लगता है कि तेज वर्मा रजनीश से अच्छा जीवन साथी साबित होगा। रजनीश अवाक था। उसे अपने सुने पर भरोसा नहीं हो रहा था। कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, और क्या उसका पति कोई चॉइस है जिसे वह बदलना चाह रही है? पर मानसी ऐसी ही थी। उसका प्यार एक बुलबुले की तरह था, जिसे उठने की जितनी जल्दी होती है तो फूट जाने का उतावलापन भी उतना ही रहता है। कैसे कोई शादीशुदा और छोटे बच्चे वाली स्त्री ऐसा कर सकती है? और फिर रजनीश तो निम्न मध्यवर्गीय परिवार से था। उसके परिवारों में तो शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है और तलाक को एक बदनुमा दाग। दिमाग नहीं चल रहा था रजनीश का, इसलिए उसने अपने इकलौते दोस्त डॉक्टर नवीन को सारी बातें बताईं व इस मसले पर उसकी राय मांगी। डॉक्टर नवीन ने उसे मानसी को तलाक दे देने की बात कही। इतना ही कम है क्या कि मानसी ने तुम्हें सब सच बता दिया। अगर वह चाहती तो बड़े आराम से 2 नावों पर पैर रख सकती थी। नवीन द्वारा मानसी को क्लीन चिट दिया जाना रजनीश को अखर रहा था। बहस और तर्क का समय नहीं था, और वैसे भी मानसी द्वारा अपने प्रेम को स्वीकार कर लेने के बाद तो रजनीश के पास उसे तलाक देने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। दोनों ने आपसी सहमति से कोर्ट में जाकर तलाक ले लिया, पर आश्चर्यजनक रूप से बेटी को मानसी ने अपने पास रखा।
लेकिन उसके जीवन यापन के लिए रजनीश से पैसे लेने के लिए अतिरिक्त दबाव नहीं बनाया। मानसी के जाने के बाद रजनीश मानो सदमे में चला गया था। मानसी ने खुद ही उससे शादी की पहल की थी और परिवार को भी आगे बढ़ाया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसका मन किसी परपुरुष के साथ लग गया और वह अपने पति को तलाक तक देने को राजी हो गई। अपने आप से बहुत सवाल करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका रजनीश को। रजनीश की मनोव्यथा इतनी बढ़ गई थी कि वो दोबारा आकाशवाणी के माइक पर बोल नहीं सका और उद्घोषक का कार्य छोड़कर ऑफिस की क्रिएटिव टीम का हिस्सा बनकर काम करने लगा। साथियों ने उसे इस सदमे की हालत से निकालने का बहुत प्रयास किया पर वे सफल नहीं हुए और फिर रजनीश का मन आकाशवाणी में लग भी तो नहीं रहा था। रजनीश ने वहां से त्यागपत्र दे दिया। दुख दर्द और समस्याओं के आने से अपनी जिम्मेदारियों से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। रजनीश ने अपनी दोनों बहनों की शादी कर दी और अपनी विधवा मां का उनके जीवित रहने तक बराबर ध्यान रखा। शायद रजनीश दोबारा शादी करने की मां की जिद मान लेता तो मां और जी जाती, पर रजनीश एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा धोखा नहीं खाना चाहता था। पिछले 20 सालों में लखनऊ में काफी कुछ बदल गया था। इन वर्षों में मानसी कहाँ गई थी और किस हाल में रही, उसकी बेटी कैसी है और क्या उसे अपने पापा की याद नहीं आती है, ये सब जानने की कोशिश तक नहीं की थी रजनीश ने, और खुद को भी इतना मजबूत रखा था कि उसे भी अपनी बेटी की याद न आए। आज पार्क में उस अम्मा को निहार रहा था, तभी रजनीश ने मोबाइल पर एक अनजाना नंबर देखकर अनमने मन से फोन उठाया। हाँ जी कहिए, पर रजनीश को उत्तर नहीं मिला। उसने फिर हेलो किया पर उत्तर नदारद था। फोन करने वाला जी भर कर रजनीश की आवाज सुन लेना चाहता था। उकता कर रजनीश ने फोन काट दिया, पर फोन फौरन फिर बज उठा और जब रजनीश ने हेलो किया तब उधर से एक महिला का स्वर था। चूंकि 20 साल में चेहरा बदलने के साथ साथ आवाज भी बदल जाती है, इसलिए महिला ने खुद अपना नाम बता दिया। देखो रजनीश, प्लीज फोन मत काटना, मैं बोल रही हूँ तुम्हारी मानसी। रजनीश मौन था, उसे क्या बोलना है ये समझ भी नहीं आ रहा था उसे। मानसी उसे फोन कर रही है, पर उसने तो सालों पहले ही अपना रास्ता अलग कर लिया था, और फिर अब क्यों? दरअसल मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे, और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते होगे, पर एक बार मिल लो। मानसी के स्वर में याचना का भाव लग रहा था और उसकी आवाज में बहुत थकावट सी भी लग रही थी। रजनीश बार बार फोन को काट देना चाहता था। वो मानसी पर चिल्लाना भी चाहता था, पर यह सब कर न सका और कुछ न बोल सका। पर इतने सालों बाद अब मिलने मिलाने में क्या सार है? रजनीश बुदबुदाया, लेकिन मानसी 20 साल पहले की तरह ही उतावली लग रही थी। आखिरकार रजनीश ने बेमन से मिलने के लिए हाँ कर ही दी। दोनों ने परिवर्तन चौक के पास शहादत अली के मकबरे पर मिलना तय किया। रिश्ता खत्म हुए 20 साल हो गए थे, इसलिए उन लोगों को मकबरे की शांति ज्यादा सुहा रही थी। रजनीश जब पहुंचा तब मानसी वहां पहले से ही थी। दोनों की नजरें टकराई तो रजनीश के मन में एक विषाद सा पैदा हो गया। उसने देखा कि मानसी की सुंदर और छरहरी काया अब थोड़ी सी स्थूल काया हो चली थी और बाल कनपटी के पास से सफेद होने लगे थे। वह चेहरे में कसावट की जगह थोड़ा ढीलापन आने लगा था। मानसी ने भी रजनीश के चेहरे पर ढीलापन देखा था। रजनीश ने मानसी के चेहरे से नजरें हटा ली और उसके बोलने का इंतजार करने लगा। कुछ मिनटों तक खामोशी ही छाई रही थी। तुमने तो कभी मेरा हाल जानने की कोशिश ही नहीं की, मानसी की हलक से बड़ी मुश्किल से शब्द निकल रहे थे। तुमने कोई संबंध ही कहाँ रखा था? रूखे स्वर में रजनीश ने कहा। टूटे हुए रिश्ते आज आमने सामने थे और दोनों के बीच एक खाई सी थी जो अब भर नहीं सकती थी। मानसी ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया और रजनीश को बताया कि तेज वर्मा के साथ शादी कर लेने का उसका निर्णय किस तरह से गलत निकला था। तेज वर्मा की फितरत ही औरतों को धोखा देने वाली थी। उसका अफेयर किसी फैशन मॉडल से हुआ तो उसने मानसी को छोड़ दिया। तब मानसी को एहसास हुआ कि अपने साथी द्वारा छोड़ा जाना कितनी पीड़ा पहुंचाता है। उसके बाद मानसी ने अपनी बेटी की परवरिश अकेले ही की। भले ही उसके पास सरकारी नौकरी थी, पर फिर भी वह अपनी बेटी को पिता का प्यार, अनुशासन नहीं दे पाई थी।
नतीजा यह निकला कि वह मात्र 20 साल की थी। वह गलत संगत में पड़ गई है और नशे का शिकार हो गई है। रात रात भर वह घर नहीं आती। न तो उसे पढ़ाई लिखाई की चिंता है और न ही करियर बनाने का शौक। मानसी अपनी कहानी आगे भी सुनाना चाहती थी, पर रजनीश ने खींचाते हुए उसे रोक दिया। मुझसे चाहती क्या हो? और फिर आज ये कहानी सुनाने का क्या फायदा? तुम पहले भी तो आ सकती थी मेरे पास। बस हिम्मत नहीं कर पाई और किस मुंह से आती, पर अब लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। बस एक बार माफ कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मानसी गिड़गिड़ा रही थी। मानसी के चरित्र में उतावलापन था। बहुत जल्दी ही अपने सारे निर्णयों को वो सही मानकर आगे बढ़ जाती थी। जिस तरह से उसने रजनीश से शादी करने में जिद दिखाई, उसी तरह की जिद तेज वर्मा के साथ घर बसाने में की। और क्या पता आज भी वह किसी जल्दबाजी में ये सब बात कर रही हो। रजनीश कुछ बोल नहीं पा रहा था, फिर भी उसने इतना कहा, माफ करने के लिए मेरे तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता तो होना चाहिए। तुमने वही नहीं रखा तो अब क्या जरूरत है इस सब नाटक की? तुमने मुझे जो दंश दिया उसके कारण पूरी स्त्री जाति से मेरा भरोसा उठ गया है। इसका परिणाम ये रहा कि मैंने आज तक दोबारा शादी नहीं की। माफी और पश्चाताप की सारी बातों को पूरी तरह खत्म कर दिया था रजनीश ने। मानसी अकेली मकबरे के लॉन में खड़ी थी। उसके आंसू भी उसकी आंखों का साथ छोड़ रहे थे। इस बात को हुए 3-4 दिन बीत गए। दरवाजे पर दस्तक हुई तो रजनीश ने दरवाजा खोला। देखा सामने डॉक्टर नवीन खड़ा था। दोनों बैठने के बजाय सीधा किचन में गए, जहां नवीन चाय बनाने लगा। हमेशा नवीन ही चाय बनाता था, क्योंकि रजनीश को अच्छी चाय बनानी नहीं आती थी। माफ क्यों नहीं कर देते मानसी को? नवीन अचानक से बोल उठा था। नवीन के मुंह से आज इतने सालों बाद मानसी का नाम सुनकर रजनीश हैरान था। उसने सवालिया नजरों से नवीन को देखा। आंखों के सवालों को सम कर नवीन ने सोफे पर बैठे हुए चाय की चुस्की के साथ उत्तर देना शुरू कर दिया। इतना ही कम है क्या कि 20 साल बाद ही सही, पर उसे अपने अपराध का बोध हुआ और वह तुमसे माफी मांग रही है। अगर न भी मांगे तो क्या? एक लंबी सांस छोड़ी थी नवीन ने और आगे कहना शुरू किया। उसने बताया कि पिछले दिनों मानसी नवीन के अस्पताल में ही अपनी बेटी दिया को लेकर आई थी। दिया ने एक नशीली दवा का ओवरडोज ले लिया था। दिया को ठीक करने में डॉक्टर नवीन ने पूरी जान लगा दी थी, क्योंकि मानसी और नवीन एक दूसरे को पहचान गए थे। दिया की तबीयत ठीक हुई तो मानसी ने नवीन को अपने बीते सालों के बारे में बताया कि उसे कैसे अपने किए पर पछतावा है, और नवीन से ही मानसी ने रजनीश का नंबर लिया था। पर इतने दिनों बाद भला मेरी जरूरत क्यों? रजनीश का धैर्य जवाब दे चुका था। तुम्हारी जरूरत उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए है, क्योंकि मानसी को लास्ट स्टेज का कैंसर है और वह अधिक दिन जीवित नहीं रहेगी। इसलिए मरने से पहले वह अपनी बेटी को तुम्हारे सेफ हाथों में सौंप जाना चाहती है। एक ही सांस में सब कह गया था डॉक्टर नवीन। सन रह गया था रजनीश। भले ही मानसी से उसका कोई रिश्ता नहीं रह गया था, पर उसकी बेटी में तो रजनीश का ही खून था। इतने वर्षों अलग रहने के बाद ममता दब सी गई थी, जो अब जागती सी मालूम हुई। पर मानसी के बारे में सुनकर रजनीश को जरूर दुख हुआ, लेकिन ये मानसी ही तो थी जिसके कारण उसका जीवन, उसका करियर सब बर्बाद हुआ। इसलिए फिर भी नवीन को वो कोई उत्तर न दे सका। आज इन सब बातों को 15 दिन बीत चुके हैं। रजनीश शाम को पार्क में पहुंचा और अपनी पसंदीदा बेंच पर बैठ गया। सामने अम्मा वाली बेंच आज खाली थी। सिर्फ उनकी पोती ही अकेले बैठी थी और उसके पास वही रेडियो रखा था। उसकी बेटी दिया इतनी बड़ी ही होगी। रजनीश उस लड़की के पास पहुंचा। आज आपकी दादी नहीं आई? रजनीश ने सवाल किया तो वह लड़की फफक कर रो पड़ी और रोते रोते उसने बताया कि दादी को कैंसर था, उनकी मृत्यु हो गई है। कैंसर? रजनीश के होंठ हिल रहे थे। उसने सुना कि रेडियो पर धीमी आवाज में एक गीत बज रहा था जिसके बोल थे, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। रजनीश वहाँ खड़ा न रह सका। वो नवीन के फ्लैट की तरफ बढ़ चला और कांपते हाथों से उसने मानसी का नंबर डायल कर दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।